हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर फर्स्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान की अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। वह इन प्रश्नों को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को बीच में रोक रोक कर अलग से नोटबुक में लिख सकते हैं। तथा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा है वो अभी नहीं हुई है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि 10th क्लास के सामाजिक विषय में अधिक से अधिक अंक हासिल किया जाए। तथा आज ये हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है, तो जल्दी ही मॉडल पेपर सेकंड भी डाल दिया जाएगा। तो आप हमारे से लगातार जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बलबन की लोहे और रक्त की नीति से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि बलबन के द्वारा अपनाई गई लोहे और रक्त की नीति से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कितने नंबर का, 1 नंबर का। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पहले चैप्टर में से। तो पहला चैप्टर जो है उसमें से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि आपको ये क्वेश्चन मिला या फिर नहीं मिला इसका आंसर। तो जो भी आपकी समस्या है कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रस्थिति के रचयिता का नाम बताइए। यानी इलाहाबाद प्रस्थिति के जो रचयिता थे उनका क्या नाम है। तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा पहले चैप्टर में से। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मौर्य काल में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कौन सा न्यायालय में होती थी। यानी मौर्य काल में जो भी फौजदारी मुकदमे होते थे, उन फौजदारी मुकदमों की जो सुनवाई है वो कौन से न्यायालयों में होती थी। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 1 नंबर का। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पहले चैप्टर में से। तो आप इस क्वेश्चन को पहला जो चैप्टर है इसमें से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिले तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि मैं इसकी समस्या का समाधान कर सकूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थल परिवहन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी कि परिवहन के जो भी साधन थे उन साधनों का वर्गीकरण किया गया था। तो इसमें जो स्थल परिवहन था, उस स्थल परिवहन में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 1 नंबर का, और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 13वें चैप्टर में से। तो इसको 13वें चैप्टर में से आप देख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की कोई 2 आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी लोकतंत्र को कैसे सफल किया जा सकता है, तो इसकी सफलता के लिए आवश्यक 2 शर्तें बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में कितने नंबर का, 1 नंबर का। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 5वें चैप्टर में से। तो 5वां जो चैप्टर है उस 5वें चैप्टर में से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है। और स्पष्ट कीजिए। यानी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 नंबर का एग्जाम में। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा 12वें चैप्टर में से। मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है 12वां, उसमें से आप देख लेना, ये क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर का होगा। 12वें चैप्टर में से आप इसको देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ठीक है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इनको अलग से लिख लेना, ताकि आपके पास एक मॉडल पेपर तैयार हो जाए। और इस मॉडल पेपर को आप घर पे जरूर सोल्व करना। इनमें से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाए 2 4 5, जो भी हैं बढ़िया ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली कैसे राज्यों में ही संभव है। यानी कि हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें बात कर रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है वो कैसे राज्यों में संभव है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 1 नंबर का। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 5वें चैप्टर में से। तो आप इसको 5वें चैप्टर में से देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख न्यायालय का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी अभिलेख न्यायालय किससे कहते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा 1 नंबर का, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा 5वें चैप्टर में से। तो 5वें चैप्टर में से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, अभिलेख न्यायालय का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को सभी को आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि मैं इन क्वेश्चनों का जो भी समस्या का समाधान है वो आपको बता सकूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का
महत्वपूर्ण पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, यानी राज्यसभा का जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में कि लोकसभा के जो पदाधिकारी है वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाता है। उसी प्रकार राज्यसभा का जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है वो क्या कहलाता है, तो वो सभापति कहलाता है। तो आप इनको देख लेना, यह आएगा 1 नंबर का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 6ठे चैप्टर में से, ठीक है। तो छठा जो चैप्टर है केंद्र सरकार, उसमें से आप इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म की क्रियान्विति के लिए उठाए गए 2 उपाय बताइए, यानी अशोक ने धम्म की शुरुआत के लिए या धम्म की क्रियान्विति के लिए कौन कौन से कदम उठाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए पहले चैप्टर में से। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में अशोकवाड़ जो पॉइंट आप उसमें से देख लेना, ठीक है। देखिए 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कितने नंबर के आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। तो जो छोटे प्रश्न है उन छोटे प्रश्नों का अहम योगदान होने वाला है, तो आप जो छोटे प्रश्न हैं उन छोटे प्रश्नों को भी जरूर पढ़ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के वृत्तांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि चीन का यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान, तो फाहियान की भारत यात्रा का जो वृत्तांत है उसका संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 नंबर का एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पहले चैप्टर में से। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में से इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों पड़ी समझाइए, यानी भारत में जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कौन कौन से कारण थे, ठीक है, वो आपको कारण बताना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 8वें चैप्टर में से। तो जो 8वां चैप्टर है जल संसाधन वाला, उस जल संसाधन वाले इस चैप्टर में से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भारत में जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों पड़ी समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 4 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में समझाइए, यानी भारत की कोई भी 4 खाद्यान्न फसलों के बारे में बतानी है। तो देखिए खाद्यान्न फसलें वो कहलाती है जो खाने योग्य होती है, वो क्या कहलाती है, खाद्यान्न फसलें। तो इन खाद्यान्न फसलों के बारे में आपको बताना है, थोड़ा बहुत बता देना कि खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, कोई भी 4 बता देना, और बता देना कौन कौन से राज्यों में ये पैदा होती है, इसके साथ ही कितना इसमें तापमान होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो संक्षिप्त में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा एग्जाम में, और बुक्स में ये क्वेश्चन है 9वें चैप्टर में से, और 9वें चैप्टर का नाम है कृषि, तो कृषि वाले चैप्टर में से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए धात्विक खनिज यानी कि खनिजों का हमने वर्गीकरण पढ़ा था, तो खनिजों के वर्गीकरण के तहत जो धात्विक अधात्विक ऊर्जा खनिज थे, तो धात्विक खनिज के बारे में इसमें बताना है, यानी धात्विक खनिज किससे कहते हैं, तो जिसमें धातु की मात्रा पाई जाए वो क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज। तो उन धात्विक खनिज की परिभाषा बतानी है और उसका क्या बताना है, उदाहरण बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कितने नंबर का, 2 नंबर का मिलेगा, और इसको आप देख लेना खनिजों वाले चैप्टर में से। तो जो खनिजों वाला चैप्टर है उस खनिजों वाले चैप्टर में से इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौसा व बिलग्राम का युद्ध कब और किन किन के मध्य हुआ। तो यहाँ पे बात कर रहा है चौसा का युद्ध और दूसरा युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 नंबर का एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 3रे चैप्टर में से, यानी 3rd जो चैप्टर है उसमें से आप देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या जो परिवर्तन है उसके 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कारकों के नाम बताने हैं जो जनसंख्या को बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो वो थे कौन से, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन बुक्स में मिलेगा आपको 12वें चैप्टर में से, जो मानव संसाधन वाला है उसमें से आप देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना को समझाइए, यानी मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो भी सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी उस सांकेतिक मुद्रा को समझाना है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कितने नंबर का, 2 नंबर का मिलेगा, और इसको आप देख सकते हो कौन से चैप्टर में से, 2nd चैप्टर में से देख लेना। तो जो दूसरा चैप्टर है दूसरे चैप्टर में से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना, ठीक है। और एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वाहन चलाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कितने नंबर का, 2 नंबर का मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 18वें चैप्टर से, 19वें चैप्टर से मिलेगा। कौन से चैप्टर से,
तो 19वां चैप्टर जो है सड़क सुरक्षा वाला, और 20वां जो चैप्टर है वो कौन सा है, ठोस कचरे वाला। तो आप इसको देख लेना, 19वें चैप्टर में से आपको ये मिल जाएगा। भाई सड़क पर वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो दो सड़क सुरक्षा वाला और ठोस कचरा प्रबंधन वाला, ये दोनों 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, यानी कि 19वें चैप्टर में से और 20वें चैप्टर में से इन दोनों में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुल 2-2 नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा परिभाषा दी गई है किसकी, स्वच्छता की, यानी कि स्वच्छता कहते किसे हैं उसकी परिभाषा बतानी है आपको। और ये क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का, और चैप्टर में मिलेगा आपको 20वें चैप्टर में से। तो इस क्वेश्चन को आप 20वें चैप्टर में से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 से लेकर के 19 तक आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में वो कितने नंबर के मिलेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई 4 उद्देश्य बताइए। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसके कोई भी 4 उद्देश्य आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। और आप इस क्वेश्चन को बुक्स में देख सकते हो 3rd चैप्टर में से, ठीक है। तो 3rd चैप्टर में देख लेना। और आपको अगर नहीं मिले या किसी भी प्रकार के इन क्वेश्चनों में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको इनके आंसर वगैरह या फिर आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान कर सकूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। यानी समुद्रगुप्त का जो भी सांस्कृतिक योगदान है उस सांस्कृतिक योगदान को आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 2nd चैप्टर में से, ठीक है। तो जो 2nd चैप्टर है इसमें से आप इसको देख लेना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, और क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मारक के योगदान को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मारक है उस बिस्मारक का क्या योगदान रहा, यह आपको बताना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो 4थे चैप्टर में से, यानी कि 4th जो चैप्टर है उस 4th चैप्टर में से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मारक का क्या योगदान रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन से आप क्या समझते हैं। लोकतांत्रिक शासन कहते किसे हैं, ठीक है। और इसकी क्या करनी है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 5 चैप्टर से। तो जो 5वां चैप्टर है उस 5वें चैप्टर में से आप इसको देख लेना। यानी कि लोकतांत्रिक शासन से आप क्या समझते हैं, यानी इसकी परिभाषा वगैरह बतानी है, और उसके बाद में इसकी आलोचनात्मक यानी इसकी कमियां बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से होने वाली हानियों को समझाइए। यानी विदेशी उत्पादों को अपनाने से होने वाली हानियाँ, तो देखिए एक तो होती है स्वदेशी, ठीक है, और दूसरी होती है कौन सी, विदेशी। तो स्वदेशी अगर वस्तुएं अगर अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश को प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। और विदेशी जो भी उत्पाद अपनाएंगे तो इनसे क्या होगा, हमारे देश को लॉस होगा। तो इससे कौन कौन सी हानियाँ होगी वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। और ये क्वेश्चन आप देख लेना, इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए 25वां क्वेश्चन है, संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर बताइए। यानी संस्थागत और जो गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत थे उनमें कौन कौन से अंतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कितने नंबर का, 4 नंबर का। और इसको आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाले जो बुक्स हैं, यानी अर्थशास्त्र की जो बुक्स हैं उसमें आप इस क्वेश्चन को देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने विधिक जागरूकता के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं। यानी सरकार के द्वारा जो भी विधिक जागरूकता है उस विधिक जागरूकता के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, यह आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कितने नंबर का, 4 नंबर का। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 18वें चैप्टर से, यानी जो 18वां चैप्टर है उस 18वें चैप्टर में से आप देख लेना। और 18वें चैप्टर में अगर आपको नहीं मिले या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 18वें चैप्टर में से मिलेगा। और क्वेश्चन है, सरकार ने विधिक जागरूकता के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन तथा रोलेक्ट एक्ट आंदोलन को समझाइए। यानी असहयोग आंदोलन के बारे में और दूसरा आंदोलन कौन सा, रोलेक्ट एक्ट। तो इसमें दोनों बताने हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है और रोलेक्ट एक्ट के आंदोलन के बारे में भी बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कितने नंबर का आएगा, एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो जो 3rd चैप्टर है उस 3rd चैप्टर में से आप
देख लेना इस क्वेश्चन को। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अलग से लिख लेना, ताकि आपके पास एक मॉडल पेपर तैयार हो जाए और इस मॉडल पेपर को जरूर सोल्व करना, ठीक है। तो 28वां क्वेश्चन है, मान लीजिए आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप किन किन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते। तो देखिए जो एग्जाम है उस एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा करके आएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए आप भारत के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते, तो आप कौन कौन से शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो प्रधानमंत्री करते हैं उन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग ही हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री की जो भी शक्तियाँ और अधिकार हैं उनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि वही शक्तियाँ जिसकी है वही शक्तियाँ आपकी होगी, यानी जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं वही शक्तियाँ किसकी हो जाएगी, आपकी। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, निबंधात्मक क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखना केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों में से जो चैप्टर आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे, टोटल 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार का चैप्टर है 7 नंबर का और राज्य सरकार का चैप्टर कितने नंबर का है, 8 नंबर का। इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इन दोनों चैप्टर में से वो कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। 15 नंबर के आएंगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। तो क्वेश्चन आपके सामने है ही ये, मान लीजिए आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप किन किन शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो ये आएगा कितने नंबर का, 7 नंबर का। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कौन से चैप्टर में से, छठे चैप्टर से, यानी छठा जो चैप्टर है केंद्र सरकार उसमें से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी संवैधानिक प्रधान के रूप में जो राज्यपाल है उस राज्यपाल की शक्तियां बतानी है। देखिए स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, इसमें राज्यपाल की केवल क्या पूछी है, शक्तियां पूछी है। तो आप इसका जो भी गठन वगैरह है उस गठन वगैरह का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें केवल पूछी है कौन सी, शक्तियां पूछी है, तो आपको केवल शक्तियां बतानी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 6 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 7वें चैप्टर से, और 7वें चैप्टर का नाम कौन सा है, राज्य सरकार। तो आप उसमें से इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। और देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, ठीक है। यानी कि जो मानचित्र है वो मानचित्र आपका एग्जाम में 5 नंबर का मानचित्र आएगा और इनमें से आपको दर्शाना है। तो भारतीय मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, तो वो बताना है आपको, एक तो राउरकेला, मुंबई, भिलाई और कांडला। तो ये चारों आपको भरने हैं, राउरकेला भी भरना है, मुंबई, भिलाई और कांडला। तो ये चारों चीज़ें आपको बतानी है मानचित्र में, और मानचित्र आपका आएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो एग्जाम में जाने से पहले आप जो भी मानचित्र है उस मानचित्र को जरूर देख के जाना, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।